हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम अपना चैप्टर जो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन उसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो भी हम बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लिया था। तो अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि इज इट ट्रू दैट देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स, और हमें एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। तो क्या ये सही बात है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पे मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है? सो जो हमारे पास जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, तो वहाँ पे जो हमारे पास इक्वेटर का रीजन है और उसके बियॉन्ड 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ के बीच हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल रीजन जो है वो लाई करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू दैट मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स में मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है एंड सनलाइट विल फॉल डायरेक्टली एट द ट्रॉपिक्स, बिकॉज जो इक्वेटर का रीजन है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे डायरेक्टली सनलाइट फॉल होती है। सो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेट इल्यूमिनेशन, तो क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली फॉल हो रही है इन द ट्रॉपिकल रीजन, जो वो हमारा रीजन है, तो द ड्यूरेशन ऑफ डे इज लॉन्गर एट द ट्रॉपिक्स देन एट द हायर एल्टीट्यूड्स। तो ड्यूरेशन ऑफ डे भी लॉन्गर होगा, तो हमारे पास जो सनलाइट का एक्सपोजर है वो ओवरऑल बढ़ जाएगा इन द ट्रॉपिकल रीजन्स एज कंपेयर टू अदर रीजन्स। इसीलिए हमारे पास जो plenty of sunlight है, it will be available in the tropics, and better availability of solar energy results in higher productivity, which is evident from the rich biodiversity in this region. तो ओवरऑल हमें समझना है कि जो हमारे पास इक्वेटर के अराउंड रीजन है वहां पे सनलाइट जो है वो डायरेक्टली फॉल करती है, एंड बिकॉज ऑफ डायरेक्ट फॉलिंग ऑफ सनलाइट जो ड्यूरेशन ऑफ डे है वो भी हमारा ज्यादा होता है, एंड बिकॉज द ड्यूरेशन ऑफ डे इज लॉन्गर। इसका मतलब है कि जो हमारे पास सिंस डे के दौरान ही हमारे पास सनलाइट जो है वो मैक्सिमम रिसीव होती है, so the sunlight received in these areas is more in the tropical areas। और अगर ज्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल होगी तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा बढ़ेगी, और इट इज एविडेंट because the tropical regions have rich biodiversity। so because ये rich biodiversity ये suggest करती है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में ड्यू टू मोर सनलाइट ज्यादा प्रोडक्टिविटी है और ज्यादा बायोडाइवर्सिटी दिख रही है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 की ज्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है ट्रॉपिकल रीजन्स में और ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है इसीलिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। व्हाट इज को एक्सटिंक्शन? तो को एक्सटिंक्शन क्या है, हमें सूटेबल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। सो नाम से समझ में आ रहा है को एक्सटिंक्शन यानी कोई दो चीजें हैं, कोई दो ऑर्गेनिजम्स या दो एनिमल्स हैं जिनका साथ में एक्सटिंक्शन हो रहा है। सो व्हाट इज को एक्सटिंक्शन? को एक्सटिंक्शन का मतलब है हमारे पास पहले तो एक्सटिंक्शन हो रहा है वो हमें हमें समझ में आ रहा है, और लिटरल मीनिंग से आ रहा है कि को एक्सटिंक्शन रेफर्स टू द ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एक्सटिंक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन है बिटवीन टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सटिंक्शन हो रहा है, तो उसे हम को एक्सटिंक्शन कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद जो फेनोमेनन ऑफ को एक्सटिंक्शन है उसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट इज लॉस और डिक्लाइन ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। कोई स्पीशीज रिलेटेड होंगी तो उनका लॉस ऑफ और डिक्लाइन होगा, क्योंकि क्योंकि दे विल बी को दे आर रिलेटेड, इतने रिलेटेड हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन में हैं या डिपेंडेंट रिलेशनशिप में है कि एक का अगर एक्सटिंक्शन होता है तो दूसरे का भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा। सो व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट देन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर डिपेंडेंट ऑन इट आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट इन ड्यू टाइम। तो आप भी सोचिए कि अगर कोई दो स्पीशीज हैं, कोई दो एनिमल्स हैं या दो प्लांट्स हैं, और ये जो है इस पे डिपेंड करता है या फिर ये इस पे डिपेंड करता है, तो अगर इसका एक्सटिंक्शन हो गया तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी इन अ पीरियड ऑफ सम डेज, इस स्पीशीज का भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा, बिकॉज दे वर बोथ इन एन ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन विथ ईच अदर। यानी ऑब्लिगेटरी यानी नेसेसरी फॉर लाइफ, जो एसोसिएशन था उनके बीच दैट वाज नेसेसरी फॉर लाइफ, इसलिए अगर ये एक्सटिंक्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमारा दूसरा स्पीशीज जो है वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या हैं, हमें सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। So what are the examples of co-extinction? So when a fish species gets extinct, then all the parasites associated with it in an obligatory manner also become extinct. तो अब आप सोचिए कि एक फिश की स्पीशीज थी, तो वो एक्सटिंक्ट हो गई, तो उसके ऊपर जो भी पैरासाइट्स डिपेंडेंट थे, जो भी पैरासाइट्स उस फिश के ऊपर ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन, ऑब्लिगेटरी मैनर, यानी उसी फिश पे वो पैरासाइट्स रह सकते हैं और किसी फिश पे नहीं रह सकते। तो ऑब्लिगेटरी मैनर में जो भी पैरासाइट्स एसोसिएटेड थे उस फिश से, वो सारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बिकॉज फिश का एक्सटिंक्शन हो गया। तो क्लोजली रिलेटेड जो भी हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनका को एक्सटिंक्शन हो जाता है। फिर the mutualistic relationship of the plant pollinator is also an example where the extinction of one will ultimately cause the extinction of the other. So अगर हम प्लांट पॉलिनेटर का एग्जाम्पल ले कि एक प्लांट है और उसको कोई इंसेक्ट जो है उसका पॉलिनेशन कर रहा है, तो एक प्लांट है और एक इंसेक्ट है जो उसका पॉलिनेशन कर रहा है। अब क्या हुआ, ये जो पॉलिनेटर है इसका अगर एक्सटिंक्शन हो जाता है तो ये प्लांट जो है वो पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। अगर पॉलिनेट नहीं कर पाएगा तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो ये प्लांट है उसका भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा, बिकॉज पॉलिनेशन इज नेसेसरी दैट द प्लांट कैन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। तो अगर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो ये प्लांट भी की स्पीशीज भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट विल बिकम एक्सटिंक्ट। देन को एक्सटिंक्शन इज ऑल्सो कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इट इज ऑब्वियस कि अगर स्पीशीज जो है साथ में एक्सटिंक्ट हो रही हैं, होना चाहिए था सिर्फ इस फिश स्पीसीज को एक्सटिंक्ट, बट इसके साथ साथ इसके जो भी इस पे पैरासाइट डिपेंडेंट थे वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। क्या हुआ, तो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक स्पीशीज के चलते और भी बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं जिनके बीच भी हमारे पास ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन था, वो सारी जो है एक्सटिंक्ट हो रही हैं। सो इट लीड्स टू बायोडाइवर्सिटी लॉस। इससे आपको को एक्सटिंक्शन विद एग्जांपल्स अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दिस इज द फेनोमेना ऑफ को एक्सटिंक्शन। तो ये थे हमारे पास जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इलैबोरेट हाउ इन्वेजन बाय एन एलियन स्पीशीज रिड्यूसेस द स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। ठीक है, तो अब हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे इन्वेजन, अगर एलियन स्पीशीज इन्वेजन होता है तो वो कैसे स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया को रिड्यूस कर देता है। बेसिकली एलियन स्पीशीज के बारे में हमें बताना है। तो एलियन स्पीशीज क्या होती हैं? एलियन स्पीशीज जो उस एरिया में एंडेमिकली नहीं पाई जाती, कहीं और से इंट्रोड्यूस की जाती है, या फिर या फिर गलती से वो किसी और क्रॉप के साथ आ जाती हैं। जैसे हमारे पास वीट के साथ पार्थेनियम या कैरेट ग्रास आया था,
तो फ्रॉम जहाँ से भी साउथ अमेरिका से व्हीट के साथ पैरट ग्रास एज अ कॉन्टामिनेंट आया था और वो भी एक एलियन स्पीशीज थी। तो एलियन स्पीशीज अगर डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर एक्सीडेंटली एज अ कॉन्टामिनेंट आ जाती है इनटू एन एरिया, तो क्या होता है, इट मे बिकम इन्वेसिव एंड थ्रेटन अदर स्पीशीज। तो ये इन्वेड कर सकती है एंड थ्रेटन अदर स्पीशीज, यानी पूरे ही हैबिटेट को वो इन्वेड कर सकती हैं और जो अदर स्पीशीज वहां पे एंडेमिक है उनको थ्रेटन कर सकती हैं। तो इन्वेजिव स्पीशीज कैन बी अ सीरियस कॉम्पिटिटर competing फॉर द सेम रिसोर्सेज। तो यहाँ पे या तो डेलिबरेटली किसी ने इंट्रोड्यूस किया या एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हो गई इनटू एन एरिया और वहां पे compete करने लगी with other species for nutrients, water from the soil. So they can compete for the same resources, and it can also turn out to be predator for some species. तो एक तो ये compete भी कर सकती हैं और also predator बन सकती हैं, यानी दूसरे species predator और prey तो आपको पता है दूसरे species के लिए ये predator बन सकती हैं। So there are many examples of invasive species which have played havoc with the local biodiversity. तो जाहिर सी बात है अगर लोकल बायोडाइवर्सिटी के साथ कंपटीशन होगा उनके रिसोर्सेज को ये अपना रिसोर्सेज बना लेंगी, तो दे विल क्रिएट हैवॉक विद द लोकल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये तो है हमें इन्वेशन हुआ एलियन स्पीशीज का। अब कैसे हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो ये एलियन स्पीशीज का इन्वेशन है वो हमारे पास क्या करेगा, रिड्यूस करेगा स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। ठीक है, सो जो एलियन स्पीशीज का इन्वेजन होगा, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कैसे वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को रिड्यूस कर सकता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर हियासिंथ का। तो जो वाटर हियासिंथ है इट इज ओरिजिनली फ्रॉम द अमेज़न बेसिन। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट से इसको लाया गया है एंड इट हैज प्रूव्ड टू बी इन्वेसिव स्पीशीज इन मेनी कंट्रीज। तो ये मेनी कंट्रीज में एज अ इन्वेसिव स्पीशीज है। तो ये वाटर हियासिंथ करता क्या है, जो ये वाटर हियासिंथ है ये टेरर ऑफ बंगाल इसे हम कहते हैं, क्योंकि बंगाल में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था एज एन ऑर्नामेंटल स्पीशीज। तो ये करता क्या है, दिस प्लांट ग्रोज एट अ रैपिड रेट एंड कवर्स द होल पॉन्ड एंड लेक। तो ये रैपिड रेट पे ग्रो करता है एंड पूरे पॉन्ड या लेक को कवर कर लेता है। एंड बाय कवरिंग द सरफेस ऑफ द पॉन्ड दिस प्लांट रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, तो सरफेस ऑफ द पॉन्ड को कवर करके जो सनलाइट एंड ऑक्सीजन का सप्लाई है टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड उसको ये रिड्यूस कर देता है। सो इट प्रूव्स डेट्रीमेंटल फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स इन द पॉन्ड। ठीक है, तो पॉन्ड में जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए डेट्रीमेंटल होता है ये वाटर। सो एक तो आप यहाँ पे देखिए एक वाटर हियासिंथ जो ग्रो कर रहा है पूरे पॉन्ड को कवर कर रहा है, उसका वाटर सप्लाई कट कर रहा है, दूसरे प्लांट्स को ग्रो नहीं करने दे रहा है, तो पूरा पॉन्ड का बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो ओवरऑल जो डाइवर्सिटी है ऑफ द पॉन्ड वो डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ ओनली दिस वन स्पीशीज दैट इज वाटर हियासिंथ। सो इट इज रिड्यूसिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ द एरिया। फिर हम आते हैं पार्थेनियम और कैरेट ग्रास का अगर हम एग्जाम्पल लें। सो जो पार्थेनियम और कैरेट ग्रास है इट केम एज अ कॉन्टामिनेंट अलॉन्ग विथ इम्पोर्टेड व्हीट फ्रॉम साउथ अमेरिका। So it proved to be highly invasive in India. So it is a notorious breed which becomes a big problem for the farmers in India. So ऐसे ही जो पार्थेनियम कैरेट ग्रास है वो क्या होता है, वो भी इन्वेसिव है। तो वो जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसके साथ compete करेगा और लोकली जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनके ग्रोथ से इंटरफेयर करेगा। तो ओवरऑल जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है उसका लॉस होगा because of these invasive alien species, that is water hyacinth and parthenium और carrot grass। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल प्रिवेंट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आप इंडिविजुअल लेवल पे कैसे
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है एंड लॉस ऑफ हैबिटेट है, वो हैसन हो चुका है। कैसे? तो हम क्या करते हैं, बिकॉज वी आर कंटिन्यूअसली कटिंग ट्रीज, हम अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं एंड वी आर डैमेजिंग हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन जो है, बिकॉज विच इज अ मेजर रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, वो बिकॉज ऑफ ह्यूमंस है। So it is a major cause for this. We are a major cause for the loss of biodiversity. So अगर हम अगर हम हैबिटेट लॉस को एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कुछ ऐसे मेजर्स ले सकते हैं जो रिड्यूस करे लॉस ऑफ हैबिटेट। सो इट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है? तो अगर हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी करवा सकते हैं, तो हम प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी करवा सकते हैं। सो यही है कि हम एज एन इंडिविजुअल हम कैसे प्रिवेंट करें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है? सो व्हाट स्टेप्स कैन यू कैन टेक एट एन इंडिविजुअल लेवल। तो सबसे पहले आता है रिड्यूस। सो व्हाट कैन यू डू? यू कैन रिड्यूस योर कंजम्पशन ऑफ वेरियस आइटम्स। So, reduction in demand will help in reducing the demand for natural resources. This will help in reducing deforestation and thus will help in preventing the loss of biodiversity. तो आप ये सोचिए, जितना you'll reduce the consumption of various items, तो it will reduce the demand for those items. और ये items आ कहाँ से रहे हैं? तो indirectly ये हमारे natural resources से आ रहे हैं। और अगर नेचुरल रिसोर्सेज से डिमांड कम हो जाएगी, तो हमारे पास जो डिफॉरेस्टेशन है वो भी कम हो जाएगा। अगर डिफॉरेस्टेशन कम होता है, तो जो जो ट्रीज बहुत सारे स्पीशीज के लिए एक हैबिटेट है, तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन भी कम हो जाएगा एंड अल्टीमेटली द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा मोटिव है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रिवेंट होना चाहिए। So we will reduce our consumption of various items. Then comes reuse. So reuse में क्या करना है? We can reuse old items whenever possible. So जो old items होते हैं उन्हें हमें जितना हो सके उतना reuse करना है। So old containers can be used for keeping household items. तो household items को रखने के लिए हम old containers use कर सकते हैं। Then reuse will also help in reducing the drain of natural resources. तो आप जितना reuse करेंगे उतना आपको नई चीजें खरीदने की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, तो फिर से हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो प्रिजर्व होंगे और नेचुरल रिसोर्सेज प्रिजर्व होंगे, तो ओवरऑल हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रिवेंट होगा। देन रिसाइकल। सो रिसाइकिल करेंगे हम वेरियस आइटम्स। सो रिसाइकलिंग में क्या कर सकते हैं हम? सो ओल्ड न्यूज़पेपर को हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग पेपर मैश आइटम्स। तो हमारे पास जो ओल्ड न्यूज़पेपर है उसको हम डिफरेंट टेक्निक से यूज करके रीयूज कर सकते हैं। एंड ओल्ड एंड डिस्कार्डेड क्लोथ्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग शॉपिंग बैग्स एंड कर्टन्स। तो हमें पता है कि जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम न्यू शॉपिंग बैग्स लेके आते हैं, तो हम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड क्लोथ्स को यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग शॉपिंग बैग्स। तो वो शॉपिंग बैग्स का यूज लेस होगा, जो हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे फिर से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको फिर से यूज नहीं करना पड़ेगा फॉर मेकिंग न्यू शॉपिंग बैग्स। सो वी कैन रिसाइकल। Then, apart from reducing the drain on natural resources, the 3 Rs also help in minimizing pollution. तो अगर आप ये रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करते हैं, तो ना ही आप जो नेचुरल रिसोर्सेज पे जो हमारे पास जो बर्डन है वो रिड्यूस होता है, उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी कम होता है। तो अगर पॉल्यूशन कम होगा, तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी हमारा प्रोटेक्ट होगा। बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। तो अगर पॉल्यूशन कम होगा, तो भी हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। कैन यू थिंक ऑफ अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बिसाइड्स एनालॉजी यूज्ड बाय पॉल एहरलिख फॉर द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डाइवर्सिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम? ठीक है? तो
जो डाइवर्सिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए पॉल एहरलिक ने एक एनालॉजी बताई थी जो हम क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ने वाले हैं। तो वो तो एक एनालॉजी थी कि उन्होंने अपने इकोसिस्टम को किसी चीज से कंपेयर किया था और उसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया था बिट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डाइवर्सिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। तो क्या आप एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं टू टू एक्सप्लेन द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डाइवर्सिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है। तो जो इकोसिस्टम होता है, जो हमारा इकोसिस्टम है, इट वर्क्स ऑन अ कंटिन्यूअस इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंसीज अमंग वेरियस कंपोनेंट्स। इससे तो हम सब एग्री करेंगे कि इकोसिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और वो कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, और कंटिन्यूअस इंटरैक्शन और इंटरडिपेंडेंसीज के वजह से ही हमारा इकोसिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। So all the living beings depend upon various abiotic factors to obtain raw material and energy. So हमारे पास जो हम लिविंग बीइंग्स हैं, तो हम सारे ही एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। सो एबायोटिक यानी जो भी नॉन लिविंग पार्ट्स हैं हमारे इकोसिस्टम पे, उन सब पे ही भी हम डिपेंड करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एंड एनर्जी। ठीक है। प्रोड्यूसर्स डिपेंड ऑन सॉइल, एयर एंड सनलाइट टू प्रोड्यूस फूड। जो हमारे इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स हैं, मेनली जो प्लांट्स हैं, दे आर डिपेंडिंग ऑन सॉइल, एयर एंड सनलाइट, और ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। सो प्रोड्यूसर्स आर डिपेंडिंग अपॉन एबायोटिक फैक्टर्स। देन प्राइमरी कंज्यूमर्स डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। तो जो भी हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, हम वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स विल डिपेंड अपॉन प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर फूड। सो अगर हम कंसिडर करते हैं टू हर्बीवोर्स ए एंड बी, सो हमने टू हर्बीवोर्स ए एंड बी का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, और उसी से हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे जो है डाइवर्सिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम दैट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है। तो हमारे पास एनिमल ए है और जो कि हर्बीवोर है। सो एनिमल ए जो है, इट कैन फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स व्हाइल एनिमल बी कैन फीड ओनली ऑन वन प्लांट। तो हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें जो एनिमल ए है उसको कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं है, वो वैरायटी ऑफ प्लांट्स पे फीड कर सकता है। जबकि जो एनिमल बी है उसको एक प्रेफरेंस है कि वो एक पर्टिकुलर प्लांट पे ही फीड करता है, वो ही उसका खाना है। ठीक है। If the sole plant which is eaten by animal B is somehow wiped out from the area, then animal B will also face extinction. तो आप ही सोचिए, क्योंकि B एक ही प्लांट खाता था, तो अगर वो प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाता है तो एनिमल बी का खाना तो है ही नहीं इकोसिस्टम में, तो एनिमल बी भी अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो जाएगा। But loss of a few plant species will not pose any danger to the existence of animal A. अगर हम एनिमल ए की बात करें तो वो तो काफी सारे प्लांट स्पीशीज पे फीड करता है। तो अगर फ्यू प्लांट स्पीशीज का लॉस भी हो गया तो एनिमल ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। दिस शोज द एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल प्लांट्स फॉर एनिमल ए। सो डाइवर्सिटी का एडवांटेज क्या हुआ फॉर एनिमल ए, कि क्योंकि वो इतने सारे प्लांट्स पे फीड कर रहा था तो उसको एक एडवांटेज मिला कि अगर कुछ प्लांट्स एग्जिस्ट भी हो जाते हैं तो प्लांट ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So the above logic applies to all other organisms as well. This means that if there is rich biodiversity, then primary and secondary productivity is at optimal level, and this will help मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द इकोसिस्टम। तो आप ही सोचिए कि अगर रिच बायोडाइवर्सिटी थी तो क्या इफेक्ट हुआ। तो एक्सटिंक्शन इतना इजी नहीं हुआ अगर रिच बायोडाइवर्सिटी है। सो अगर रिच बायोडाइवर्सिटी है एक इकोसिस्टम में, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज एट द मैक्सिमम लेवल। सो अगर कुछ प्लांट स्पीशीज का लॉस भी होता है इन अ डाइवर्स इकोसिस्टम, सो दैट इज नॉट अ बिग थ्रेट। सो डाइवर्सिटी जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम से डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती है। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, इस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दिया विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक है।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, दो द कन्फ्लिक्ट between humans and wildlife started with the evolution of man, the intensity of conflict has increased due to activities of modern man. Justify your answer with suitable examples. So, conflict between humans and wildlife कब start हुआ? With the evolution of man. But जो intensity है conflict का वो increase हो गया because of the activities of modern man. अब हमें justify करना है ऐसा कैसे और क्यों हुआ. सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन वाइल्ड लाइफ? ठीक है, तो जब मैन का इवोल्यूशन हुआ था, द ईटिंग हैबिट्स चेंज्ड फ्रॉम फ्रूट ईटिंग टू मीट ईटिंग। तो जब इवोल्यूशन ऑफ मैन हुआ तो सबसे जो पुराना था इवोल्यूशनरी लाइन में, वो हमारे फ्रूट्स खाते थे, पर धीरे धीरे इट चेंज टू मीट ईटिंग। जो हमारे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो मैन स्टार्टेड हंटिंग एंड ईटिंग एनिमल्स। दिस लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, और इससे क्या हुआ, एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया फॉर फूड। तो यहीं से स्टार्ट हुआ हमारा कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, सो अब क्या हुआ कि एज सिविलाइजेशन dawned on humankind, animals were exploited for various uses such as fibers, hides, draught work, etc. तो आप ही सोचिए, जैसे जैसे सिविलाइजेशन यानी हमारे पास सिविलाइजेशंस आने लगे तो एनिमल्स और ज्यादा एक्सप्लॉइट होने लगे फाइबर्स के लिए, हाइड्स के लिए। क्लोथ्स भी लोग एनिमल्स के स्किन से बनाने लगे। तो और फिर हमारा जो भी ड्रॉथ वर्क है उसके लिए हम एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करने लगे धीरे धीरे विथ कोर्स ऑफ टाइम। With urbanization and increasing population, the need for everything, including food, space, natural resources, etc., has increased. This has urged the modern man to hunt more animals, destroy their habitats, and exploit them more to fulfill his needs. तो अभी हम देख रहे हैं जैसे कि हमारा अर्बनाइजेशन दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, एंड ऑल्सो पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो नीड फॉर एवरीथिंग हैज इंक्रीजिंग। सो एवरीथिंग में आता है आपका फूड का नीड इंक्रीज हो रहा है, स्पेस का इंक्रीज हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का इंक्रीज हो रहा है, एक्सेट्रा हैज इंक्रीज्ड। एंड इससे क्या हुआ है, मॉडर्न मैन को जरूरत है अब कि वो ज्यादा एनिमल्स को हंट करे, उनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करे और उन एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करे ताकि उसकी नीड्स फुलफिल हो सकें, क्योंकि नीड्स तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, सो मॉडर्न एक्टिविटीज ऑफ मैन हैव लेड टू एन इंक्रीज in the rate of extinction by 100 to 1000 times due to over exploitation of resources for agriculture, urbanization and industrialization. So मैन की जो मॉडर्न एक्टिविटीज है उसकी वजह से रेट ऑफ एक्सटिंक्शन पहले जो 100 था वो अब 100 टाइम्स से 1000 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। क्यों? बिकॉज वी आर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एग्जाम्पल्स अगर हम दें तो 2000 species of native birds have become extinct due to colonization of Pacific islands by humans. तो जो ह्यूमंस हैं उन्होंने पैसिफिक आइलैंड्स को कोलोनाइज किया है, वो वहां पे रह रहे हैं तो उनको शेल्टर चाहिए, वो शेल्टर के लिए यूज कर रहे हैं, पर उसके वजह से 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं बिकॉज ऑफ दिस कोलोनाइजेशन। देन increased deforestation has resulted in habitat loss and fragmentation of a large number of plant and animal species. तो ये हमने देखा था कि humans are doing increased deforestation, उसके वजह से क्या हुआ है, habitat loss and fragmentation of many species, including a large number of plant and animal species. Then more than 15,500 species face the threat of extinction at present. तो इतने तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पर 15,500 species are facing the threat of extinction at present, and there has been the disappearance of 27 species in the last 20 years. तो जितने years नहीं है उतने ज्यादा species जो हैं वो disappear हो चुके हैं। So overall हम क्या कह सकते हैं कि जो conflict between humans and wildlife है due to anthropogenic action is expected to wipe out nearly 50% of species in the next 100 years. तो अगर हम next 100 years को देखें
तो 50% ऑफ स्पीशीज और जो है वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं अगर ऐसा ही चलता रहा। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन और ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ के बीच का कन्फ्लिक्ट अगर ऐसा ही चलता रहा तो 50% ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी इन द कमिंग फ्यूचर, इन द नेक्स्ट 100 years। ठीक है, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज एन इकोसिस्टम सर्विस? लिस्ट एनी 4 important ecosystem services provided by the natural ecosystems. Are you in favor or against levying a charge on the service provided by the ecosystem? तो इस क्वेश्चन में हमें इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में बताना है कि इकोसिस्टम से हमें कौन कौन सा सर्विस मिलता है, और उसके बाद हमें बताना है क्या इन सर्विसेज पे कोई चार्ज लगाना चाहिए था कि ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमें यूज करना चाहिए, या इसका कुछ चार्ज हमें लगाना चाहिए था। ठीक है, सो जो इकोसिस्टम्स होते हैं दे प्रोवाइड मेनी ऑफ द इसेंशियल फंक्शंस दैट अलाउ ह्यूमैनिटी टू लिव। ठीक है, प्लांट्स फिल्टर द एयर एंड वाटर, microorganisms decompose trash, pollinators pollinate flowers, and tree roots stabilize the soil, which helps to avoid erosion। तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो मेनी इसेंशियल फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है, जैसे प्लांट्स जो है एयर को फिल्टर करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रैश को डिकम्पोज करते हैं, पॉलिनेटर्स फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं, एंड ट्री रूट्स स्टेबलाइज द सॉइल विच हेल्प्स टू अवॉइड इरोजन। सो जो भी ये एडवांटेजेस हैं उनको हम इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं। सो इकोसिस्टम सर्विसेज 4 हैं। तो पहला है प्रोविजनिंग सर्विसेज। तो इसमें क्या क्या आता है? सो मोस्ट पीपल कंसिडर फूड व्हेन आस्क्ड टू नेम अ सर्विस ऑफर्ड बाय नेचर। We have access to variety of ecosystem produced foods including fruits, vegetables, plants, fish and cattle. Any kind of human advantage that can be derived from nature is referred to as provisioning service। ठीक है, so जो भी हम ह्यूमन एडवांटेज नेचर से डिराइव कर सकते हैं उसको हम कहते हैं प्रोविजनिंग सर्विसेज। सो फूड तो नेचर प्रोवाइड करता ही है, साथ में वाटर भी प्रोवाइड करता है, टिम्बर, वुड, फ्यूल, नेचुरल गैस, ऑयल्स, प्लांट्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेक क्लोथिंग एंड अदर टेक्सटाइल्स, एंड थेराप्यूटिक एडवांटेजेस। यानी फूड चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, टिम्बर और नेचुरल गैस जो भी हमें मिल रहा है इकोसिस्टम से जिसको हम यूज कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोविजनिंग सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेटिंग सर्विसेज। सो रेगुलेटिंग सर्विसेज में क्या आएगा? So most of the essential services that enable people to live their lives are provided by the ecosystem। अब रेगुलेशन यानी कि हमें क्या क्या चाहिए? तो हमें एयर और वाटर चाहिए, बट प्योरिफाइड एयर वाटर चाहिए, और माइक्रोब्स चाहिए दैट कैन ब्रेक डाउन पोल्यूटेंट्स, बीज चाहिए दैट कैन पॉलिनेट द फ्लावर्स, एंड ट्री रूट्स स्टेबलाइज द सॉइल। सो ओवरऑल क्या हो रहा है? सो इन प्रोसेसेस की वजह से जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी, सस्टेनेबल एंड यूजफुल हो रहा है, एंड अडेप्टेबल टू चेंज। द एडवांटेज by ecosystem that will control natural phenomena are referred to as regulatory service। यानी पॉलिनेशन हो गया हमारे पास, वाटर फिल्ट्रेशन की बात करिए, इरोशन, फ्लड मैनेजमेंट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, ये सारा यानी जो भी रेगुलेट हो रहा है इकोसिस्टम में, जो हमारा नेचुरल रेगुलेशन है, सो दैट विल बी अंडर रेगुलेटिंग सर्विसेज। देन कम्स कल्चरल सर्विसेज। तो कल्चरल सर्विसेज में क्या क्या आएगा? सो कल्चरल सर्विसेज में आता है एज वी इंटरैक्ट विथ एंड चेंज द नेचुरल एनवायरमेंट वी ऑल्सो हैव चेंज्ड इट। It has acted as a continual influence in our lives, guiding our cultural, intellectual, and social growth. Since the dawn of civilization, while depictions of plants, animals, and weather patterns, humans have recognized the value of ecosystems। So, cultural services मतलब क्या? It is a non-material benefit that helps people grow and advance culturally। यानी जो भी हमारे पास जैसे सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, तो हमें पता है कि जो इकोसिस्टम में जो भी चीजें हैं वो एज अ कल्चरल वैल्यू है हमारे लिए। सो examples of cultural services include the role of ecosystems play in local, national, and international cultures. That is, development of knowledge, creation of art, music, and architecture as a result of interactions with nature and recreation।
सो जो भी हमारा इंटरैक्शन विथ नेचर है दैट हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर और हमारा रिक्रिएशन के लिए जो हम ना नेचर से कनेक्शन रखते हैं, दोज़ आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ कल्चरल सर्विसेज़। सो उसके बाद हम आते हैं सपोर्टिंग सर्विसेज़ पे। तो सपोर्टिंग सर्विसेज़ में हमारा क्या आएगा, सपोर्टिंग सर्विसेज़ में जो भी हमने ऊपर के डिफरेंट सर्विसेज़ पढ़े तो उनमें जो हमारा सपोर्ट करेगा टू द इकोसिस्टम उसमें आएगा हमारा सपोर्टिंग सर्विसेज़। अब हमें क्या बताना है कि क्या आप इस फ़ेवर में हैं तो आप अपना व्यू रखेंगे कि ये जो सर्विसेज़ इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये हमें फ्री में मिलना चाहिए और ये इस पे कुछ चार्ज लगाना चाहिए? तो हम देखें तो जितना हमें नेचर से मिलता है, तो अकॉर्डिंग टू मी देयर शुड बी अ चार्ज ऑन इट बिकॉज़ एनीथिंग जो जब भी हमें कुछ भी फ्री में मिलता है तो हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं अ, और उसका ध्यान नहीं रखते। तो वैसे ही अगर इन इकोसिस्टम सर्विसेज पे अगर हम चार्ज लगाते हैं, सो एवरी इंडिविजुअल विल यूज़ इट कॉशियसली एंड उससे क्या होगा, हमारा जो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इन इकोसिस्टम सर्विसेज पे देयर शुड बी अ चार्ज अकॉर्डिंग टू मी, डिफरेंट पीपल के डिफरेंट वैल्यूज़ अ, हो सकते हैं, तो आप अपना व्यू इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। Then, question number 6 is describe the consumptive use of biodiversity as food, drugs, and medicines, fuel, and fiber with suitable examples. So, consumptive use value हमें बताना है for different food, drugs, and medicines and fuel and fiber और examples भी देने हैं. So consumptive use value का मतलब क्या है? So many natural products are consumed at local levels by human beings, but we neither sell nor buy these products. These products do not make direct contribution to the nation's economy. तो देखिए हम बहुत सारे नेचर से मिले हुए बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, पर हम इन्हें ना तो खरीदते हैं और ना ही सेल करते हैं। तो वैल्यू ऑफ दीज़ प्रोडक्ट्स इज़ कॉल्ड कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी। So we pay for almost all the food we consume, but we do not pay for the soil, water, and air, which play important role in food production. तो हम तो फूड का पैसा तो देते हैं, पर सॉइल, वाटर और एयर का क्या हम कोई पैसा दे रहे हैं? वो भी तो फूड प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है? सो वी आर नॉट पेइंग फॉर दैट। नेक्स्ट अगर हम आए नेक्स्ट अगर हम देखें तो many naturally occurring herbs are used for their medicinal use by indigenous people. In most of the cases, people do not need to pay for using such plants. This also shows consumptive use value. तो अब हम बहुत सारे नेचुरल मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको यूज करते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स जो नेचुरली अकरिंग है बाय इंडिजिनस पीपल। तो इंडिजिनस पीपल को पता रहता है कि अगर किसी प्लांट में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है तो हम वो यूज़ करते हैं, पर हम उसके लिए क्या पे कर रहे हैं? पर वी डू नॉट नीड टू पे फॉर यूजिंग सच प्लांट्स। तो हम पे नहीं करते फॉर यूजिंग सच प्लांट्स, तो ये भी हमारा क्या दिखा रहा है? कंजम्पटिव यूज़ वैल्यू दिखा रहा है। Then, firewood is used by about 2.4 million people all over the world for cooking and heating. People who use firewood do not need to pay for that. Had they been using some other fuel, they would have paid some money for that. So अब देखिए आप कि फायरवुड जो है वो कितने सालों से यूज किया जा रहा है फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, पर अगर हम कोई भी अदर फ्यूल यूज करते हैं तो हम उसके लिए पैसे देते हैं, पर ये जो फायरवुड है इसके लिए कोई भी पैसा नहीं दे रहा, तो ये भी हमारा कंजम्पटिव यूज वैल्यू ऑफ फायरवुड को इंडिकेट करता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास, इन रूरल एरियाज पीपल ऑफन यूज नेचुरली ग्रोइंग फाइबर प्लांट्स फॉर मेकिंग रोप्स एंड अदर यूजफुल आइटम्स। तो हमारा जो रूरल एरियाज है वहाँ पे भी जो रोप्स और अदर यूजफुल आइटम्स बनाने के लिए पीपल विल यूज नेचुरली ग्रोइंग फाइबर प्लांट्स, ठीक है? तो क्या वो उसके लिए पे कर रहे हैं? तो नहीं, वो नेचुरली जो भी नेचर से हमें मिल रहा है उसके लिए हम पे नहीं करते। आप अपने हिसाब से आप कुछ भी सोचिए कि आप कहीं भी कुछ खाना खरीदने जाते हैं, अगर आप केएफसी में जाते हैं, आप कुछ खरीदते हैं, आप उसके लिए पे करते हैं। पर अगर आप किसी प्लांट से डायरेक्टली फ्रूट ले रहे हैं,
तो क्या आप उसके लिए आपको पे करना पड़ता है? तो नहीं पे करना पड़ता। तो इससे हम कंजम्पटिव वैल्यू ऑफ जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जिनके लिए भी हम पे नहीं कर रहे हैं और हमें करना पड़ता अगर वो किसी और फॉर्म में हमें मिल रहा रहता, तो उसे हम बोलते हैं कंजम्पटिव वैल्यू ऑफ यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। Species diversity decreases as we move away from the equator towards the poles. What could be the possible reasons? ठीक है, सो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि वो क्यों डिक्रीज होती है। तो species diversity will increase as we move from the poles towards the equator। ये उल्टा हो गया कि जैसे जैसे हम पोल्स से इक्वेटर के टुवर्ड्स जाते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। सो हमें पता है कि मैंने आपको बताया था कि जो ट्रॉपिकल रीजन है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 23 डिग्री 5 मिनट्स टू नॉर्थ टू 23 डिग्री 5 minutes to south, and have more variety and availability of species than the polar regions of temperature 23.5 degree north to 66.5 degree north। यानी ये आ गया हमारे पास टेम्परेट रीजन्स। तो ट्रॉपिकल रीजन्स, जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वहां पे हमारे पास ज्यादा सनलाइट होती है तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है एंड ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। So India, which majorly lies in the tropical zone, has 1200 different species of birds, whereas Greenland at 71 degree north has only 56 different species of birds। So क्योंकि जो हमारे पास इंडिया है जो मेजरली ट्रॉपिकल रीजन में लाई कर रहा है तो वहाँ ज्यादा डाइवर्सिटी हमको मिल रही है अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम ग्रीनलैंड जहाँ पे हमको कम बायोडाइवर्सिटी मिल रही है। तो व्हाट आर द रीजंस? तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कम होगा ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। And many organisms that do not have the ability to regulate their body temperatures cannot survive in the low temperature regions। तो आप ही सोचिए जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे तो आपका टेम्परेचर जो है वो फॉल होते जाएगा एंड मेनी ऑर्गेनिजम्स के पास एबिलिटी नहीं होती है कि वो इतने लो टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकें। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं टू लिव टू स्टे इन द हाई टेम्परेचर रीजन्स जो कि है हमारा मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन्स। सो ट्रॉपिकल रीजन्स में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो है दे फेवर टू बी इन द हाई टेम्परेचर रीजन्स। फिर टेम्परेट जोन में भी फिर भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं पर इतने कम टेम्परेचर में ऑर्गेनिजम्स सरवाइव नहीं कर पाते हैं। सो दे प्रेफर हायर टेम्परेचर्स जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन ड्यू टू इन अनअवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट मोस्ट प्लांट स्पीशीज are not able to survive, perform photosynthesis and produce food। अब क्या है कि सनलाइट जो है वो इक्वेटर से पोल्स तक जाने में धीरे धीरे कम हो रही है। अगर सनलाइट ही नहीं है तो मोस्ट ऑफ द प्लांट स्पीशीज they won't be able to survive and they won't be able to perform photosynthesis and also they won't be able to produce food। so अगर फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? So availability of lesser solar radiation leads to reduced productivity, which indirectly contributes to lesser diversity। तो अगर solar radiation कम होगा तो productivity कम होगी, तो उससे क्या होगा? lesser diversity होगी। Most of the species are not able to survive as they are dependent on plants for food। अब क्या होगा कि प्लांट खुद तो खाना बना नहीं पा रहा है बिकॉज सनलाइट इज लेस एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। ठीक है, वो खुद तो उसका प्रोडक्टिविटी कम हो गया पर कुछ स्पीशीज जो उस प्लांट पे डिपेंडेंट है उनका भी तो उन पे भी तो अफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो प्लांट सरवाइव नहीं कर पा रहा है तो वो स्पीशीज भी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी जो भी उस प्लांट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मोर ओवर टुवर्ड्स पोल्स द सीजनल वेरिएशंस इंक्रीज which does not provide much time for species diversification। अब क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वहां पे सीजनल वेरिएशंस बहुत कम होते हैं, यानी एक कांस्टेंट क्लाइमेट रहता है। तो अगर सीजनल वेरिएशंस कम होंगे
तो क्या होगा कि हमारे पास इनफ टाइम रहेगा फॉर नीश स्पेशलाइजेशन, और अगर नीश स्पेशलाइजेशन हो पाता है तो स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छे से हो पाएगा। सो दैट इज अबाउट सारे पॉसिबल रीजंस हमने देख लिए कि क्यों जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी इट डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ऑफ पॉल अर्लिक हमें एक्सप्लेन करना है। सो व्हाट इज द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस? सो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में पॉल एहरलिक ने क्या किया, एक एनालॉगी यानी सिमिलैरिटी इस्टेब्लिश की, जहां पे उन्होंने इकोसिस्टम को एक एयरप्लेन से कंपेयर किया और स्पीशीज को कंपेयर किया विद द रिवेट्स। ठीक है, रिवेट्स ऑफ एन एरोप्लेन। सो एरोप्लेन में क्या होता है, various parts, that is components of an ecosystem, are joined together by thousands of rivets। यानी रिवेट है joining part, तो joining part को हमने species consider किया और components of ecosystem में हमने airplane के different components को consider किया। तो अगर हम रिवेट्स को हटा देते हैं, so if every passenger traveling in the aeroplane starts pulling out a rivet to take it home, it may not affect the safety of the flight initially. Hence, loss of or extinction of few species from the ecosystem initially will not create any threat to the existing species। अब क्या हुआ, कुछ रिवेट्स यानी कुछ स्क्रूज कुछ पैसेंजर्स ले गए, यानी कुछ स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो गए, तो ओवरऑल एरोप्लेन को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुछ रिवेट्स आपने हटा दिए तो ठीक है, फिर भी इकोसिस्टम जो है वो सस्टेन कर पाएगा। पर अगर आपने क्रूशियल पार्ट से रिवेट्स हटा दिए तो बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो जैसे जैसे आप और स्क्रूज निकालते जाएंगे जो एरोप्लेन को असेंबल करने के लिए यूज हुए हैं, सो द एरोप्लेन और द इकोसिस्टम विल बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी रिमूवल ऑफ रिवेट्स ऑफ क्रूशियल पार्ट्स लाइक विंग्स का अगर आप ले लें, सो इक्विवेलेंट टू कीस्टोन स्पीशीज, अगर आपने विंग्स के ही स्क्रूज निकाले तो एरोप्लेन फ्लाई कैसे करेगा। यानी अगर कोई कीस्टोन स्पीशीज जो मेजरली उस इकोसिस्टम को रेगुलेट करती है, अगर वो ही एक्सटिंक्ट हो गई तो एरोप्लेन जो है वो फ्लाई ही नहीं कर पाएगा। तो इकोसिस्टम इट विल पोज अ सीरियस थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द फ्लाइट। यानी सेफ्टी ऑफ द इकोसिस्टम के लिए सीरियस थ्रेट हो जाएगा रिमूवल ऑफ एनी कीस्टोन स्पीशीज या फिर रिमूवल ऑफ द rivets from the aeroplane। This means that the extinction of key species, rivets on the wings, which are performing a major function in that ecosystem, will become a threat to the safety of other species। ठीक है, तो अगर आपने जो विंग्स हैं उसके रिवेट्स हटा दिए, यानी आपने किसी इकोसिस्टम से किसी की स्टोन स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो गया, या आपने किसी की स्टोन स्पीशीज को हटा दिया, तो उससे क्या होगा, पूरा इकोसिस्टम का जो सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा। यानी फ्लाइट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ रिवेट्स फ्रॉम द क्रूशियल पार्ट्स। तो ठीक है, इनिशियली अगर हम छोटे छोटे स्पीशीज इनसिग्निफिकेंट स्पीशीज एक्सटिंक्ट होते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अगर कीस्टोन स्पीशीज फ्रॉम एन इकोसिस्टम एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, सो इट विल पोज अ थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द इकोसिस्टम। For example, removing a predator like lions from an ecosystem will result in increase in the number of the prey species, that is deer and rabbits। तो अब क्या हुआ कि कीस्टोन स्पीशीज एक इकोसिस्टम में अगर आप कंसिडर करें, तो एक फॉरेस्ट है तो उसमें लायन होता है जो हमारे पास। सो लायन इज अ कीस्टोन स्पीशीज फॉर दैट फॉरेस्ट, वो एक प्रेडेटर स्पीशीज है। अब आपने क्या किया, अब क्या हुआ कि उस लायन का एक्सटिंक्शन हो गया फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो अगर आपने लायन को रिमूव कर लिया, दैट इज अ कीस्टोन एंड अ प्रेडेटर स्पीशीज, तो क्या होगा, जो स्पीशीज पे लायन फीड करता है, दैट इज द प्रे स्पीशीज, उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। और इसके वजह से क्या होगा, इनके बीच में अब क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो बिकॉज इनके बीच अब कंपटीशन होगा फॉर द सेम फूड, सो एंड फाइनली क्या होगा, दे विल स्टार्व टू डेथ। अब ये जो प्रे स्पीशीज बढ़ गई वो आपस में compete करेंगी फॉर फूड एंड रिसोर्सेज, एंड फाइनली इनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा बिकॉज कंपटीशन विल ऑलवेज लीड टू हार्म टू द स्पीशीज, और इनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा एंड दे विल स्टार्व टू डेथ। ठीक है,
तो ये था हमारे पास रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ऑफ पॉल हर्लिक। जो हमारे पास रिवेट्स हम हटाते हैं फ्रॉम द एयरप्लेन, और रिवेट्स हटाने की वजह से इकोसिस्टम पे क्या अफेक्ट पड़ता है वो हम एनालाइज करते हैं। तो दैट इज द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ऑफ पॉल हर्लिक। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो हमने ये कर्व देखा था कि जब भी हम प्लॉट करते हैं द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया, तो वो क्या आता है, इट इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा तो स्पीशीज रिचनेस विल ऑल्सो इंक्रीज as we increase the explored area, but only up to a certain limit। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि स्पीशीज रिचनेस जो है वो इंक्रीज करती है as the explored area region increases, but only up to a certain limit। तो अगर हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें ऑफ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, तो वो कैसा आएगा वो हमें बताना है। So, अगर हम angiosperms that has wide variety of taxa such as angiosperms, plants, birds, bats, etc. So the relation between species richness and area represented by a rectangular hyperbola curve। तो अगर हम रिलेशन को प्लॉट करते हैं तो वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा आता है, जहाँ पे जिसको अगर हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। तो S इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, ये हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो आता है जब हम स्पीशीज रिचनेस को प्लॉट करते हैं विद द एरिया एक्सप्लोर्ड। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता है, जितना एरिया हम इंक्रीज करते हैं एक्सप्लोरेशन का, तो जैसे जैसे हम एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ेगा, यानी मोर नंबर ऑफ स्पीशीज हमें लार्ज एरियाज में देखने को मिलेंगी, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, सो यहाँ पे जो हम लिखते हैं S इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, ये होता है इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन। अगर हम इसको लॉगरिथमिक स्केल पे कन्वर्ट करना चाहें तो वो होता है log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A, Z log A, जहाँ पे A क्या है, सो A इज द अवेलेबल एरिया, so and Z is the slope of the line and C is the y intercept। ठीक है, तो C हमारे पास y intercept है, Z slope of the line है, and A is the available area, and S is what? S is species richness। So log of species richness is equal to log of C plus slope of the line into log of area। ठीक है, so value of Z lies in the range of 0.1 to 0.2 irrespective of the taxonomic group or the region, and slopes are similar for smaller areas। So अगर large area है so it will provide more habitats and support a large number of species, ये तो हमने देखा। So as the available area increases, the richness of species also increases। तो जैसे जैसे available area increase होगा वैसे वैसे richness of species will also increase, क्योंकि number of habitats are increasing। After attaining a threshold level, the number of species does not increase as the area increases। तो एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, उसके बाद जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो इंक्रीज नहीं करती है एज द एरिया इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो a very large area like the entire continents is considered, the species diversity increases significantly due to increase in availability of resources। तो अगर हम एक लार्ज एरिया को कंसिडर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ हैबिटेट्स तो ज्यादा है ही, पर बिकॉज द एरिया इज लार्ज सो द नंबर ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो वेरी मच, द नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है क्योंकि एरिया ऑफ कंसिडरेशन इज वेरी मच। ठीक है, this results in the value of Z within a range of 0.6 to 1.2 having a much steeper slope। तो generally 0.1 to 0.2 होना चाहिए, पर अगर आप बहुत large area such as continent को आप अगर consider कर रहे हैं तो value of Z 0.6 to 1.2 होगा। The Z value for frugivores, fruit eating birds and mammals in the tropical forest of different continents is found to be 1.15। तो ये तो हमने 0.6 to 1.2 देखा था, पर एक वैल्यू है हमारे पास फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दैट हैज
वेरी मच डाइवर्सिटी उसको हम कंसिडर करें तो इट इज फाउंड में 1.15। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो हमने आज सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर के। तो आपको इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और इसमें जो डेटा है दे वोंट आस्क एज सच, पर अगर एनसीईआरटी में कुछ भी दिया है तो वो आपको पता होना चाहिए। सो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।